प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं राकेश विश्वकर्मा उत्कृष्ट विद्यालय भौरिया जिला कटनी मध्य प्रदेश से हूँ। इसके पहले की क्लास में हमने प्रकाश का परावर्तन देखा था और आज अपन देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। इस टॉपिक में हम सबसे पहले ये अध्ययन करेंगे कि वास्तव में प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, इसके प्रकार क्या होते हैं, इसका कारण क्या होता है और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको भी अपन क्या करेंगे देखेंगे। चलिए अपन शुरुआत करते हैं। जैसे कल अपन ने देखा था कि वास्तव में प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश के परावर्तन में अपन ने ये देखा था कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम, और ये जो माध्यम था वो कैसा था, अपारदर्शी था। ये वाला माध्यम क्या था, अपारदर्शी था। अपारदर्शी माध्यम होने के कारण वह जो प्रकाश किरण है उसी माध्यम में क्या हो जाती है, लौट जाती है। इस घटना को अपन क्या कह देते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन यदि यही माध्यम क्या हो जाए, पारदर्शी हो जाए, तो होता क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। अर्थात जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका मुख्य कारण क्या होता है, जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली होती है तो उसका वेग जो है क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे अपन जानते हैं कि वायु में प्रकाश का वेग कितना होता है, वायु में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। पानी में प्रकाश का वेग कितना होता है, 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच होता तो कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है, कांच में प्रकाश का वेग 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये अपन देखते हैं कि भिन्न भिन्न माध्यम जो होते हैं, इन भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है और अलग अलग होने के कारण ही अपन देखते हैं कि ये जो प्रकाश किरण है वो क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। अब आते हैं अपन इनकी परिभाषा पर। तो देखें कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे ये क्या है, वायु है और ये क्या है, पानी है। जब कोई प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। अर्थात जैसे ही उसका वेग क्या हो जाता है, बदल जाता है और वो अपने मार्ग से यहाँ वहाँ हो जाती है और विचलित होने की जो घटना होती है उसी को अपन क्या कह देते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पर अपन सबसे पहले ये जाने कि एक उदाहरण के रूप में समझें कि अपवर्तन का मुख्य कारण क्या हो जाता है। जैसे अपन देखते हैं कि हम यदि दौड़ रहे हैं, अब सीधे सिंपल ऐसे ही दौड़ रहे हैं तो काफी तेजी से दौड़ लेंगे, लेकिन यदि अपन को दौड़ने के लिए किसमें बोल दिया जाए, पानी में दौड़ने के लिए बोल दिया जाए, पानी में तैरने के लिए बोल दिया जाए, तो स्वाभाविक है अपनी रफ्तार जो है थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बिल्कुल सेम यही प्रक्रिया किसमें होती है, प्रकाश की भी होती है कि जैसे ही विरल माध्यम होता है, जैसे वायु या निर्वात है, तो प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। लेकिन जैसे जैसे माध्यम क्या होता जाता है, सघन होता जाता है, जैसे जैसे सघन होता जाएगा तो उसका जो वेग है वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, कम होता जाता है। जैसे वायु से सघन क्या है, पानी है, तो वायु में प्रकाश की चाल कितनी थी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड थी। लेकिन जैसे ही पानी में हुआ तो प्रकाश का वेग कितना हो गया, लगभग 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो गया। इससे सघन और क्या हुआ, कांच। तो कांच में प्रकाश का वेग कितना हो जाता है, लगभग 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये जो भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होने के कारण ही वह प्रकाश किरण क्या हो जाती है, विचलित होती है। तो यहाँ पर भी अपन देखें कि ये विरल माध्यम वायु है, सघन माध्यम पानी है। विरल माध्यम से जैसे ही सघन माध्यम में आएगी तो स्वाभाविक है इस प्रकाश किरण को यदि किसी प्रकार का अवरोध नहीं होता, क्योंकि इस प्रकाश किरण को सीधे यहाँ से आपतित होना था और कहाँ जाना था उसे, ये इस प्रकार से सीधे ये वाली जगह पर जाना था। लेकिन क्या हो गया, ये जो प्रकाश किरण है जैसे ही वायु से कहाँ पहुंची, कांच में पहुंची, तो प्रकाश का इसका कांच में प्रकाश का वेग थोड़ी सा क्या हो गया, कम हो गया, जिस कारण से वो क्या हो गई, अवलंब की ओर झुक गई और इस दिशा में क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। इसी को यदि दूसरे रूप में देखें कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, क्योंकि पानी क्या है, सघन माध्यम, पानी के अणु थोड़े क्या होते हैं, पास पास होते हैं। वायु विरल माध्यम है क्योंकि इसके अणु दूर दूर होते हैं। तो सघन से विरल में जाती है, तो आप देखते हैं कि जब जैसी प्रकाश किरण पानी से कहाँ जाती है, वायु में जाती है, तो इस प्रकाश किरण को यदि यहाँ जाना था, यदि किसी प्रकार का कोई अवरोधक नहीं होता तो प्रकाश किरण सीधे यहाँ आती और यहाँ से यहाँ चले जाना था। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही विरल में जाती है तो यहाँ पर पानी में प्रकाश का वेग 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और यहाँ पर कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर इसका वेग थोड़ी कम था, यहाँ पर जैसे ही ज्यादा हुआ तो वो प्रकाश किरण अवलंब से दूर हटती है और स्वतंत्रता क्या हो जाती है, इस दिशा में अपवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है।
जब हम यहाँ पर दो चीज पाए कि जब कोई प्रकाश कण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। अभिलंब का मतलब होता है काल्पनिक रेखा, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, कोण की गणना करते हैं। अर्थात आने वाली किरण जो आपतित किरण है, काल्पनिक रेखा अभिलंब है। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसे अपन कह देते हैं आपतन कोण। ये वाला कोण कौन सा है, आपतन कोण है, ये अभिलंब। इसी प्रकार ये अपवर्तित किरण है और ये क्या है, विलंब है। अपवर्तित किरण तथा विलंब के बीच का कोण क्या कहलाया जाता है, अपवर्तन कोण कहलाया जाता है। अर्थात ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया अपवर्तन कोण। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अपवर्तन का कारण क्या है, तो हम यहाँ पर ये बदला सकते हैं कि अपवर्तन का कारण विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तथा पानी में प्रकाश की चाल लगभग 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इन माध्यमों में अलग अलग चूंकि प्रकाश की चाल अलग अलग है, यही कारण है कि प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। दूसरा, अपवर्तन होता कहाँ कहाँ है, तो अपन यहाँ पर ये जाने कि प्रकाश का अपवर्तन कहाँ होता है, वायु में भी होता है, अर्थात गैस में भी होता है, द्रव में भी होता है और ठोस में भी होता है। प्रकाश का अपवर्तन गैस में भी होता है, द्रव में भी होता है, ठोस में भी होता है। अब गैस को समझने के लिए क्या देखें, गैस के समझने के लिए अपन ये देखें कि जैसे हम देखते हैं कि हमको तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तारे टिमटिमाने का मतलब क्या होता है कि तारे टिमटिमा नहीं रहे होते, लेकिन वो हमको प्रतीत होते हैं। किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्यों, क्योंकि तारों से आने वाला प्रकाश जब हमारी आंखों तक पहुंचता है तो उसके मार्ग में कई ऐसे माध्यम आते होंगे कि कहीं पर बहुत ज़्यादा सघन माध्यम होता होगा, कहीं विरल माध्यम होता होगा, कहीं बिल्कुल माध्यमी निर्वात होता होगा। तो वो विरल से सघन, सघन से विरल, यानी यदि विरल से सघन जाते होंगे तो अभिलंब की ओर झुकते होंगे, सघन से विरल जाते होंगे तो अभिलंब से दूर हटते होंगे। तो इस प्रकार से वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, इस प्रकार से जाते हैं। यही कारण है कि जब अपन देखते हैं उनको तो अपन को ऐसा प्रतीत होते हैं जैसे तारे क्या हो रहे हों, टिमटिमा रहे हों। किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, जैसे तारों का टिमटिमाना, ये गैस। इसी प्रकार द्रव में आप लोग देखे होंगे कि हम यदि कहीं बैठे हुए हैं या एक बाल्टी पानी से भरी हुई है या तालाब के किनारे बैठे हुए हैं, एक लकड़ी को अपन उसमें क्या करते हैं, डुबोते हैं। जैसे ही डुबोते हैं तो वो लकड़ी अपन को तिरछी प्रतीत होती है। ऐसा लगता है जैसे थोड़ा हल्की सी टूटी हुई हो, या किसी कोई वस्तु गहराई देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर उछला हुआ है, और लेकिन यदि अपन उसके अंदर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा गहरा प्रतीत होता है। ये किसके कारण होता है, द्रव के कारण। इसका रीजन क्या होता है कि जैसे कोई बाल्टी है और हम यहाँ से यदि क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं इसमें पानी भरा हुआ है या कोई सिक्का यहाँ पर रखा हुआ है। जब पानी नहीं भरा होता और यहाँ से देख रहे होते तो इस वस्तु से चलने वाली सीधे प्रकाश किरण यहाँ पहुँचती है, हमको ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, लेते हैं पानी भर देते हैं, तो इस वस्तु से चलने वाली पहली प्रकाश किरण तो सीधे निकल जाती है। इससे चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण यहाँ, चूंकि पानी सघन माध्यम है, विरल माध्यम में जाती है, तो ये हो जाएगी काल्पनिक रेखा विलंब। और जैसे ही क्या होती है कि विरल से कहाँ, सघन से विरल में जाती है, तो इस प्रकाश किरण को यहाँ जाना चाहिए, लेकिन वो क्या होती है, विलंब से दूर हटती है और यहाँ से निकल जाती है। जब इस प्रकाश किरण को हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये कहाँ पर टकराती है, यहाँ पर टकराएगी। तो ये जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब अपन को यहाँ पर आभास होता है। अर्थात जब यहाँ पर आभास होगा तो वह वस्तु अपन को कुछ उठी हुई क्या होगी, दिखाई देगी। जब यहाँ से अपन देखेंगे तो वस्तु अपन को उठी हुई दिखाई देती है। तो इस प्रकार से यही कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण वह वस्तु अपन को कुछ उठी हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। इसी प्रकार ठोसों में भी प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठोसों में प्रकाश के अपवर्तन के लिए जैसे अपन लेंस से देखते हैं, तो लेंस से देखने कोई वस्तु अपन को बड़ी प्रतीत होती है, कोई वस्तु छोटी प्रतीत होती है। तो ये क्या होता है, ठोसों में अपवर्तन होता है। तो अपन देखें गैसों में अपवर्तन का कारण, अपवर्तन क्या है, जैसे तारों का टिमटिमाना। दूसरा, द्रव में क्या हो जाएगा, किसी वस्तु का उठा हुआ प्रतीत होना या मुड़ा हुआ प्रतीत होना, पानी के अंदर किसी वस्तु का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, ये क्या हो जाएगा, द्रव। तथा ठोस में क्या हो जाएगा, ठोस में अपन देखें तो क्या हो जाएगा, जैसे लेंस में अपन प्रयोग करते हैं तो कोई वस्तु छोटी दिखाई देती है और कोई वस्तु बड़ी दिखाई देती है। चलिए अब जब अपन देखते हैं कि अपवर्तन के नियम कौन कौन से हैं, तो देखें कि हम जानते हैं कि आने वाली किरण कौन सी किरण कहलाती है, आपतित। सीमावर्ती पृष्ठ से टकराकर जाने वाली किरण कौन सी कहलाई जाती है, अपवर्तित। काल्पनिक रेखा क्या कहलाई जाती है, अभिलंब।
अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का कोण क्या कहलाया जाता है? आपतन कोण। अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाया जाता है? अपवर्तन कोण। इसका जो पहला नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब सदैव एक ही तल में स्थित होते हैं। ये जो बिंदु होता है उसे अपन कह देते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु यानी पहला नियम क्या हो जाएगा? आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब सदैव एक ही तल में स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ध्यान दीजिएगा, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण की ज्या, ज्या यानी होता है साइन, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या यानी होता है साइन। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। ये दूसरा नियम है। अर्थात दूसरा नियम क्या कहते हैं? इसे अपन स्नेल का नियम भी कह देते हैं। स्नेल का नियम अर्थात जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे अपन एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या बोला जाता है? अपवर्तन। चलिए अपन अब अपवर्तनांक से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। वास्तव में अपवर्तनांक से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन हैं? जैसे अपन देखें यहाँ पर पहला, आपको किसी भी वस्तु का या किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक यदि हमको ज्ञात करना है तो उसकी 3 विधियां हैं। ध्यान से देखिएगा, ये जो विधियां होती हैं लगभग जो है प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती हैं कि किसी भी वस्तु का कोई भी विधि के द्वारा अपन को अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए बोल दिया जाता है। तो अपवर्तनांक ज्ञात करने की 3 विधियां, पहला जो होता है म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर से अपन ज्ञात कर सकते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा म्यू बराबर सी अपॉन वी के द्वारा भी पूछा जा सकता है। और तीसरा म्यू बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, आभासी गहराई, इसके भी क्वेश्चन अपन को कंपटीशन एग्जाम में या प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अपन एक एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहला, इससे मान लो कोई क्वेश्चन बना दिए, क्वेश्चन कि यदि कोई प्रकाश किरण 60 अंश के कोण पर आपतित होती है, यदि कोई प्रकाश किरण किसी पदार्थ पर 60 अंश के कोण से आपतित होती है तथा 30 अंश के कोण से अपवर्तित हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है, तो उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। यदि इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है तो देखिए कैसे हल करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि आपतन कोण कितना है, I बराबर है 60, अपवर्तन कोण कितना है 30, यानी R बराबर कितना है 30। अब चूंकि हम यहाँ पर पहले सूत्र का प्रयोग करें, म्यू बराबर होता है साइन I अपान कितना साइन R। म्यू बराबर साइन I की जगह पर कितना रखेंगे 60 बटे साइन R की जगह हम कितना रखेंगे 30। चूंकि हम जानते हैं साइन 60 का जो मान है वो कितना है कर्णी 3/2 और साइन 30 का जो मान है वो कितना है 1/2। यहाँ कितना हो जाएगा म्यू बराबर कर्णी 3/2 बटे कितना हो जाएगा 1/2। म्यू बराबर हम इसको पूरा लिख देते हैं कर्णी 3/2 और ये वाले बटे को अलग करके गुणा का निशान लगाते हैं तो संख्या क्या हो जाएगी पलट जाएगी। 2 बटे कितना हो जाएगा 1, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। म्यू बराबर कितना बचेगा कर्णी 3 और कर्णी 3 का मान कितना होता है 1.73। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि वो जो पदार्थ है उस पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है 1.732। इस प्रकार से हम उस क्वेश्चन को आसानी से क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। अब
दूसरा क्वेश्चन, मान लो क्या है, म्यू बराबर सी अपॉन कितना भी क्या था, अपन कौन देखते हैं इससे कौन सा क्वेश्चन बनेगा। चलिए अब देखते हैं, मान लो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि यदि कोई प्रकाश किरण कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से प्रवेश करती है तो उस पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा। या यदि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है तो कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इस प्रकार से भी बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार से भी कोई क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो अपन यहाँ पर लिखते हैं कि कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल v बराबर कितना है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हम जानते हैं कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल जो है c बराबर कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। ये वाले सूत्र का प्रयोग करें, क्योंकि म्यू बराबर अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। म्यू बराबर ये कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ बटे 2 × 10⁸। 10⁸ से 10⁸ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। म्यू बराबर कितना बचेगा, 3/2। 3/2 अर्थात कितना हो जाएगा, 1.5। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कांच में प्रकाश की जो चाल है वो कितनी है, 1.5। अब यदि तीसरे प्रकार का क्वेश्चन बनता है, मान लो प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए आ जाए और वो गहराई से संबंधित हो। जैसे कैसे, मान लो ये पूछ लिया जाए कि किसी कुएं में 20 मीटर गहराई पर कोई वस्तु पड़ी हुई है, तो यदि हम बाहर से देख रहे हैं तो वह हमें कितनी ऊंचाई पर दिखाई देगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन मान लीजिए बनता है कि 20 मीटर कुएं में 20 मीटर की गहराई पर रखी वस्तु कितनी ऊंचाई पर दिखाई देगी, ठीक है। देखिए फिर से यहाँ पर अपन देखते हैं कि मान लो कुआं है और इसकी जो गहराई है वो कितनी है, 20 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की जो गहराई है वो कितनी, इसमें पानी इस प्रकार से भरा हुआ है, ये 20 मीटर है। यहाँ पर वस्तु रखी हुई है तली पर इसकी, और वो ये पूछ रहा है कि चूंकि स्वाभाविक कुछ उठी हुई दिखाई देती है तो कितनी ऊंचाई पर वो वस्तु हमको क्या होगी, दिखाई देगी। तो इसके लिए अपन ये देखें कि कुएं की यहाँ पर कुएं की वस्तु की वास्तविक गहराई, वस्तु की वास्तविक गहराई बराबर कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। आभासी गहराई अपन को ज्ञात करना है, बराबर क्या है, अज्ञात है। क्योंकि पानी है, पानी का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, पानी का अपवर्तनांक म्यू बराबर कितना होता है, 1.3 या अपन 4/3 लिख सकते हैं। सूत्र का प्रयोग करते हैं, क्योंकि म्यू बराबर वास्तविक गहराई बटे क्या हो जाएगा, आभासी गहराई। वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, म्यू की जगह 4/3 बराबर वास्तविक गहराई कितनी है, 20 बटे आभासी गहराई, यहाँ पर आ जाएगा आभासी गहराई। हम तिरक गुणा कर देते हैं, जी यहाँ पर आ जाएगा 4 × आभासी गहराई बराबर कितना हो जाएगा, 3 × कितना हो जाएगा, 20। तो आभासी गहराई बराबर 3 × 20 बटे कितना हो जाएगा, 4। 4 × 5 = 20 और 5 × 3 = 15। अर्थात वह जो वस्तु है हमको 15 मीटर की ऊंचाई पर क्या होगी, दिखाई देगी। यहाँ से यहाँ तक की जो गहराई है वो कितनी, 15 मीटर। 15 मीटर की यहाँ से यहाँ तक की गहराई पर अपन को क्या होगी, दिखाई देगी।
अब यदि इसी में ये पूछ लिया जाता कितने ऊपर उठी हुई दिखाई देगी, तो यहाँ पर कितना हो गया, 20 में से 15 हटा देते, कितना जाता है 5 मीटर। 5 मीटर उठी हुई क्या होगी, दिखाई देगी। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में अपवर्तनांक में 3 प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। पहला स्नेल के नियम से संबंधित, दूसरा वेग से संबंधित और तीसरा गहराई से संबंधित। तो इस प्रकार से अपन ने आज प्रकाश के अपवर्तन के बारे में देखा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन कहाँ कहाँ होते हैं, अपवर्तन का मुख्य कारण क्या होता है, अपवर्तन के प्रकार क्या होते हैं, और अपवर्तन में अपन देखे कि इनके नियम क्या हैं, अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक में अपन ने इससे संबंधित 3 प्रकार के क्वेश्चन देखे। इसमें थोड़ी सी एक चीज अपन अपवर्तनांक में ये देखें कि हमेशा जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक अनुक्रमानुपाती होता है चमक के। अपवर्तनांक अनुपाती किसकी होता है, चमक के। थोड़ी इसमें इसको थोड़ी और देख लेते हैं। जैसे अपन जानते हैं कि प्रिज्म का जो अपवर्तनांक है, प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना है, 2.4। यदि पानी का अपवर्तनांक देखा जाए 1. कांच का अपवर्तनांक देखा जाए तो कांच का अपवर्तनांक 1.5। पानी का अपवर्तनांक देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 1.3। वायु का अपवर्तनांक देखा जाए तो कितना, 1। और निर्वात का अपवर्तनांक देखा जाए तो कितना आ जाएगा जी। यदि यहाँ पर देखा जाए तो निर्वात का मतलब जहाँ वायु नहीं है, जैसे अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष को देखते हैं तो उन्हें वो कैसा अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, अर्थात यहाँ पर इसमें कोई चमक नहीं है। इसके बाद यदि अपन वायु में है तो उससे थोड़ी सी चमक ज़्यादा है, पानी में उससे ज़्यादा चमक है, कांच में उससे और ज़्यादा चमक है, और प्रिज्म में थोड़ी ज़्यादा चमक होती है। यानी कह सकते हैं कि जिन पदार्थों में चमक ज़्यादा होती है उसका अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है। यानी प्रिज्म का अपवर्तनांक ज़्यादा है, निर्वात का अपवर्तनांक कितना है, 0 है। इस तरह से अपवर्तनांक के बारे में हम ये भी क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा, आप इसके बारे में जरूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तथा इसके बाद तीसरा पार्ट देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।